आप सभी लोग पूरा एक्सपर्ट हो चुके हो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों में। जब दोनों में मैंने अलग अलग पढ़ाया है, इलेक्ट्रिक का कुछ चैप्टर थे, कुछ चैप्टर मैग्नेटिक्स के थे। नाउ यू आर एक्सपर्ट इन बोथ द चैप्टर और बोथ टॉपिक। अब हम कर रहे हैं, इस दोनों को ज्वाइंट करना चाह रहे हैं कि अगर दोनों को ज्वाइंट कर दिया जाए तो क्या होगा। अगर ज्वाइंट कर दिया जाए तो क्या होगा, मुझे वो समझना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब ये हो गया, ये ऐसी चीज है जिसमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी दोनों मिक्स है, यानी दोनों एक साथ आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी, है ना, दोनों एक साथ चलेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक साथ चलेंगे, उसी को हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। नाउ द क्वेश्चन इज वेव्स। तो वेव्स में तो तुम लोगों ने 11th क्लास में महारत हासिल कर लिया था, है ना, वेव्स। ठीक है, जिसका प्रोपोगेशन होता है, वाइब्रेशन होता है ना, एनर्जी होती है जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाती है, ये सारी चीजें आपको पता है। हमने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, स्ट्रिंग वेव्स, है ना, ट्रांसवर्स, लॉन्गिट्यूडनल। ठीक है, अभी एक वेव और पढ़ाऊंगा मैं, साउंड वेव। तो वो भी तो पढ़ा दिया 11th में, वो भी पढ़ा दिया तुम लोगों को, साउंड वेव, है ना। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा और मैं इलेबोरेट करूंगा, डोंट वरी। तो क्या हो गया आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी एक ऐसा वेव जिसके थ्रू एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तो जाए, लेकिन इसमें क्या होता है, ये एनर्जी जो एक जगह से दूसरी जगह जाती है, वो उसका फॉर्मेट कैसा होता है, उसका फॉर्मेट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में है। हमें ये पढ़ना है। ठीक है, इसको इसको आगे डेप्थ में जाने के पहले, ठीक है, बिफोर गोइंग इन डेप्थ ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट वी विल डिस्कस वन मोर थिंग दैट इज कॉल्ड वेरी इंपॉर्टेंट। However, it has been removed from your class 12 syllabus, but हम लोग उसको पढ़ेंगे, कवर अप करेंगे। ठीक है, आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, लेकिन हम लोग उसको कवर अप करेंगे। ठीक है, क्योंकि हो सकता है आईआईटी में पूछ दे एडवांस, है ना। ठीक है, तो हमें उसके हिसाब से चलना है। तो हम लोग पहले करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट राउंड राइट डाउन डिस्प्लेसमेंट करंट। देखो डिस्प्लेसमेंट करंट, ना अब सवाल ये उठता है भाई करंट तो पढ़ लिया, इलेक्ट्रिक करंट तो पढ़ लिया था, अब इलेक्ट्रिक करंट के बदले डिस्प्लेसमेंट करंट कहां से आ गया। डिस्प्लेसमेंट कहीं मिलेगा, करंट कहीं 12th का, ये दोनों का मिक्स कैसे हो गया, है ना, दोनों का मिक्सअप कैसे हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट कैसे बन गया। ठीक है, तो इसमें हुआ क्या था, एक्चुअली हुआ क्या था, एक प्रॉब्लम हो गया था। क्या प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम ये हुआ था कि मान लिया जाए अगर ये हमारा कैपेसिटर है और इसको अगर मैं चार्ज करता हूं, तो आपने पढ़ा हुआ है डीसी सर्किट, ये धीरे धीरे चार्ज होने लगता है। यहां से करंट जाती है, इस पे प्लस क्यू चार्ज, इस पे माइनस क्यू चार्ज होती है, और ये चार्ज बढ़ती है। हम ये भी बोलते हैं कि करंट भी फ्लो कर रहा है। क्या कर रहा है, करंट भी फ्लो कर रहा है। अब सवाल ये उठता है यहाँ पे कि ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होती है, इसको हमने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज जस्ट टू प्लेट सेपरेटेड बाय स्मॉल डी, है ना। और इसकी कैपेसिटीज कैसे डिफाइन करते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, करेक्ट है, इससे डिफाइन करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि दोनों प्लेट के बीच में तो कुछ है ही नहीं, एयर है। क्या है, एयर है ना। अब जब ये एयर है तो ये करंट कैसे फ्लो करेगा भाई इसके बीच में, जब इसके बीच में कुछ है ही नहीं तो करंट कैसे फ्लो करेगा, सवाल ये उठ रहा है।
ये केबल के थ्रू करंट जाती है, ये तो अच्छे समझ लीजिए। केबल के थ्रू, वायर के थ्रू, कंडक्टर के थ्रू जब करंट फ्लो करती है, इट इज अंडरस्टूड, है ना, इट्स वेरी वेरी वेल अंडरस्टूड। लेकिन ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो खाली जगह है, कोई माध्यम नहीं है, कोई मीडियम नहीं है, कैसे वहां से पास कर जाएगा भाई? है, यहां करंट कैसे जाएगा? ये तो होना ही नहीं चाहिए। ये वाईफाई है क्या? हुँ? ये कोई वाईफाई जैसा सिस्टम है क्या कि करंट यहां से वहां पहुंच जाएगा? है, तुम्हारा मोबाइल में जो कॉल आता है उसके हिसाब से सिस्टम है। हुँ? अभी ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है ना, अभी तक ऐसा नहीं बोल सकता, लेकिन अभी तक हम जितने भी, मैंने बताया भी था ट्रांसफॉर्मर, मैंने ये भी बताया था कि पावर प्लांट से रेसिडेंशियल एरिया में जब इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को भेजा जाता है तो बहुत ऊंची ऊंची तारें, है ना, इधर बिछी होती है ना, किलोमीटर्स में, और उस तार के थ्रू ही, कंडक्टर के थ्रू ही करंट आपको रेसिडेंशियल एरिया में आती है। ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये वाईफाई का सिस्टम ही नहीं होना चाहिए। हालांकि मैं बता दूं आपको, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, नाउ वी आर गोइंग टू बिल्ड अप, है ना, डेवलप वाईफाई, जिसके थ्रू हम बिना कंडक्टर का इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई को सेंड करेंगे। ठीक है, ये जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा और हम लोग बिना कंडक्टर वाईफाई की तरह एक जगह से दूसरी जगह बिजली को भेज पाएंगे। यानी आपके घर में वायर नहीं आएगी, जैसे मोबाइल के लिए कोई वायर लगा हुआ है, यहाँ पे नहीं लगा हुआ है ना, फिर भी कॉल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वैसे ही आपके घर में कोई वायर नहीं आएगी और घर में बिजली आ जाएगी भाई की तरह, है ना। दिस इज द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी विच इज अंडर डेवलपमेंट एंड वेरी सून यू विल गेट दिस सेम टेक्नोलॉजी, यू विल बी एबल टू यूज दैट। ठीक है, ये चल रहा है, लेकिन अभी हमारे इंडिया में नहीं चल रहा है, बट आउट ऑफ कंट्री, है ना, दूसरी जगह चल रहा है। ठीक है, एनीवे, लेकिन अभी तक जो हम कंसेप्ट को फॉलो करेंगे वो यही बोलेंगे कि यहां पर करंट कैसे, जब यहां पर मीडियम ही नहीं तो करंट नहीं होना चाहिए, है भाई साहब। अब जब करंट नहीं है यहाँ पे, तो मैं ये बोल सकता हूं कि ये प्लेट जब अलग अलग है और ओपन सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं आए, ये आप लोग भली बात ही जानते हो, है ना। और अगर ओपन सर्किट में भी करंट तुम बोल रहे हो कि फ्लो सकता है, तो हमारे घर में इतने सारे स्विच लगे हुए हैं, वो क्या काम के हैं भाई साहब? हैं, स्विच लगे हुए हैं घर में, वो क्या काम के हैं? तुम बोल रहे हो कि ये स्विच ओपन स्विच है, इसको हम क्लोज कर तब करंट यहां से यहां जाती है, लेकिन तुम बोल रहे हो कि यहां पर गैप है, यानी ओपन सर्किट है और फिर भी करंट जा रहा है, तो फिर तो इसका कोई मतलब ही नहीं है भाई साहब। फिर घर में इतना स्विच क्यों लगा रखा? फिर तो बल्ब कभी बंद ही नहीं होगा, फैन कभी बंद ही नहीं होगा, एसी कभी बंद ही नहीं होगा, चालू का चालू ही रहेगा। तुम स्विच ऑन करो, ऑफ करो, बात सुना रही है ना। ओपन क्लोज का लफड़ा ही नहीं होना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहां पर यह आ रही है कि कायदे से देखा जाए तो ये ओपन सर्किट है, यानी कि करंट फ्लो कर ही नहीं सकता है। और जब करंट फ्लो नहीं कर सकता है, करंट जब फ्लो नहीं कर सकता है, तो मैं ये क्यों बोलता हूं कि करंट फ्लो कर रहा है और ये चार्ज हो रहा है? ऐसे कैसे बोल सकता हूं मैं? नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना ना भाई, है। जब ओपन सर्किट तो करंट ही नहीं फ्लो करेगा, और करंट फ्लो नहीं करेगा तो चार्ज नहीं होगा। एक पंगा ये आ गया जिसका कोई दिमाग काम नहीं करा था, जिसको क्या बोला जाए। दूसरा चीज एम्पियर्स सर्किटल लॉ जो आपने पढ़ा है। एम्पियर सर्किटल लॉ में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा है कि बी और डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई, आई इंटू, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज एम्पियर सर्किटल लॉ, जो आपने पिछले चैप्टर में बहुत अच्छे तरीके से रखा है। ऑल ऑफ कंफर्टेबल विद दिस, है ना। अब जरा ध्यान दो, यहां अगर कोई मुझे बोल ले कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड नजर आ रहा है, भाई साहब, कोई बोले कि यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मुझे मिल रहा है, तो मिलना चाहिए, क्या दिक्कत है? हमने एक ये लूप लिया और ये बी यहां पर मैंने मान लिया कौन चारों तरफ,
तो बी इंटू एल निकाल लेंगे, इस लूप का लेंथ इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू इंक्लोज। इस लूप के अंदर जो करंट जा रहा है ये वाली, इसको लेंगे, इसके वजह से हमारा मैग्नेटिक फील्ड यहां पर हो रहा होगा, है भाई, होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड ये जाता है करंट, तो ये क्या होता है, ये अगर करंट जा रहा है तो ये क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है कि नहीं होता है, चारों तरफ होता है कि नहीं होता है, भूल गए, है भाई। अगर कोई कंडक्टर में करंट जा रहा है तो ये अपनी तरफ क्या करता है, चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो ये कर रहा होगा, ये करंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा होगा, इट इज ओके, नो प्रॉब्लम। तो यहां तक तो बातें ठीक थी, सबको जमने वाली थी, सबको एक्सेप्टेड थी। प्रॉब्लम तब हो गई जब जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिल गई। कहने का मतलब दोनों कैपेसिटर के बीच में मैग्नेटिक फील्ड मिली। अब सवाल उठा यहां पर ये कि अगर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड है तो यहां पर एम्पियर सर्किट लूप लगाओ, एम्पियर सर्किट लूप बी डॉट म्यू नॉट इनटू आई इनक्लोज। यहां पर करंट तो है ही नहीं भाई साहब, तो ये तो जीरो हो गया काम, तो मैग्नेटिक फील्ड तो होना ही नहीं चाहिए, बी मस्ट बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहां पर कोई करंट है ही नहीं। अगर करंट नहीं है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होना ही नहीं चाहिए। बात समझ आ गई, लफड़ा कहां पे हो गया, यहां तक तो बात समझ में आ रही थी, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड यहां पे मिला, हम बोल रहे थे कि ये कंडक्टर है ना भाई साहब, इसके वजह से चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड तो होगा ही होगा, ठीक है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड यहां निकल गई, इसका क्या आंसर दोगे, यहां पर तो करंट ही नहीं है भाई साहब, कोई कंडक्टर भी ना है, ये पंगा हो गया, इसका आंसर नहीं मिल रहा था कि आखिर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड हुआ तो क्यों हुआ, बिना करंट का कैसे हो गया। तो कहने का मतलब है दो लफड़े हो गए, क्या हो गए, दो लफड़े, कौन कौन सा, एक तो ये कि अगर ये ओपन सर्किट है तो इसमें करंट फ्लो कैसे करता है, एक तो लफड़ा ये हो गया। दूसरा लफड़ा ये हो गया कि भाई यहां पर करंट है तो मैग्नेटिक फील्ड है, इट्स ओके, बट यहां पर तो करंट ही नहीं है, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ गया, इसका आंसर क्या है, ये दोनों लफड़ा, यानी यहां पर क्या हुआ, एम्पियर सर्किटल लॉ फेल होने लग गया, और कंसिस्टेंसी ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन अ लूप, है ना, अगर क्लोज लूप है तो करंट फ्लो करना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ओपन सर्किट है भाई साहब, ओपन लूप है, फिर भी करंट फ्लो कर रहा है, ऐसा क्यों। ये सारी चीजों को आंसर मिलने में प्रॉब्लम आई, दिक्कत आई, इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, है ना। तो इसको एक्सप्लेन करने के लिए, है ना, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक धमाकेदार एंट्री हुई साइंटिस्ट साहब का, जिसका नाम था मैक्सवेल। क्या नाम था, मैक्सवेल उनका नाम था, और उन्होंने इस प्रॉब्लम को सोल्यूशन दिया, है ना, सोल्यूशन भी दिया, एक्सप्लेन भी किया, क्यों होगा, कैसे होगा, कब होगा, सब कुछ बताया तरीके से, तसल्ली से। उन्होंने बताया एम्पियर सर्किटल लॉ को उन्होंने भय बताया, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया उसने, मैक्सवेल ने बताया थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। क्या समझने की जरूरत है, तो मैक्सवेल ने बताया कि भाई इसको थोड़ा सा मैं फिर बड़ा बनाऊं ड्राइंग और क्लैरिटी के लिए। मैक्सवेल ने यह बताया कि ये आपका मान लिया जाए कैपेसिटर है, ठीक है, जरा ध्यान देना यहाँ पे, जब आप बैटरी लगा आपने और चार्जिंग होने लगा तो चार्ज का एक ही बार हो जाएगा, एक ही बार नहीं होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा। चार्ज क्या होगा, धीरे धीरे। चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर का हमने इक्वेशन भी पढ़ा हुआ है, हमने पिछले क्लास में वो भी करवा रखा है, किया है ना, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन डीसी सर्किट, वो भी हमने किया है। तो चार्जिंग क्या होता है, धीरे धीरे होता है ना भाई, है, वन टाइम कांस्टेंट में कुछ होता है तो धीरे धीरे, है ना, क्यों पहुंचते पहुंचते लंबा टाइम लगता है। तो कहने मतलब ये है कि इनका कहना था मैक्सवेल के, चार्ज धीरे धीरे एक्यूमुलेट हो, जब ये चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है
तो इनके बीच जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो अगर सिंगल सिंगल प्लस माइनस लिखूं तो उसके कारण कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। जब डबल डबल पॉजिटिव नेगेटिव लिखूं तो उससे कुछ ज्यादा होगा नहीं होगा? होगा नहीं होगा? यस और नो? तीन पॉजिटिव तीन नेगेटिव लिख रहा हूं तो इसके कारण क्या हुआ? चार्ज और बढ़ गया। जब चार्ज और बढ़ गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो बढ़ेगा, क्यों भाई साहब? तो उन्होंने ये बोला कि चार्जिंग धीरे धीरे हो रही है और चार्ज धीरे धीरे कंडक्टर प्लेट पे बढ़ रहा है। जब चार्ज धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कांस्टेंट नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंज हो रहा है। तो मैं क्या बोला यहां पर? उन्होंने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड इज चेंजिंग। क्या बोला उन्होंने? उन्होंने बताया कि इन बिटवीन द प्लेट ड्यू टू चार्जिंग और ड्यूरिंग द चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट इज चेंजिंग। और जब इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एरिया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज गिवन बाय ई डॉट है। इसका मतलब हुआ कि इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो भी चेंज होगा। बाबू क्या होगा? जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है इनके में तो इनके बीच में मैं ये भी बोल सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो रहा है, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है? ई इंटू वे। सो वी कहे द इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज चेंजिंग। यहां तक किसी को डाउट है तो पहले बोल देगा बाबू। यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो पहले पूछेगा। एनीबडी? एनीबडी? कोई सोएगा नहीं भाई अभी, है ना? कोई सोएगा नहीं भाई अभी, ठीक है? आईटी का गेटकीपर तुम्हारा वेट कर रहा है, तुम सो जाएगा कैसे काम चलेगा? नहीं? या तो फिर उसको बोल दो फोन करके गेटकीपर साहब को कि भाई तू सो जा, मैं नहीं आ रहा, मैं घर में ठीक हूँ, आई एम नॉट कमिंग टू आईआईटी। ठीक है, आप गेट बंद कर लो, आप भी सो जाओ, मैं घर में सो रहा हूँ, है ना? और अगर आपने उसको जगा के रखा है कि मैं आईटी आ रहा हूं, तुम जग के रखो, गेट खोल के रखो, तो आप भी तो जगे रहो। तो क्या हो गया बाबू? इलेक्ट्रिक फ्लक्स चार्ज चेंजिंग, इनके बीच इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है। अच्छा, मैं बार बार बोलता हूं नेचर लव्स सिमेट्री। नेचर क्या करता है? नेचर लव्स सिमेट्री, है ना? जैसे आपको उन्होंने नाक आंख इधर दिया है वैसे एक आंख इधर भी दे दिया, है ना? अच्छा लगे, है ना? तो एक आंख किसी का ना रहे तो डर नहीं जाएगा आदमी एलियन की तरह, है ना? तो नेचर लव सिमेट्री। जब तुमने ये पढ़ा है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स कैन प्रोड्यूस ईएमएफ, पढ़ा नहीं पढ़ा है? पढ़ा है नहीं पढ़ा है? फराडेला भूल गया? यस ईएमएफ इज इक्वल टू व्हाट? माइनस 5e बाय dt। सो changing magnetic flux can produce EMF। जब मैग्नेटिक फ्लक्स चल रहा है और वह EMF प्रोड्यूस कर सकता है तो क्या नेचर लव सिमेट्री के माध्यम से बोला जाए तो मैं ये नहीं बोल सकता कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज अगर हो रहा है तो वह मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर दे? है बाबू? बोल सकता हूं नहीं बोल सकता हूं? है? यस सर। अगर चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकता है तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक क्यों नहीं प्रोड्यूस कर सकता है ना? मैक्सवेल ने ये लॉजिक दिया और उन्होंने बोला कि यहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होने के वजह से इनके बीच में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है जो आपको मिल रहा है और आप इसको लेकर हैरत में आ गए। ये कोई हैरत वाली बात नहीं है, इट्स सो सिंपल, इट इज जस्टिफाइड, है ना? जैसे मैं चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स ये मैं प्रोड्यूस कर रहा था वैसे इनके बीच में चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स होने की वजह से
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। दिस इज द करेक्ट लॉजिक। बात समझ आ गया बाबू? क्लियर है? अब जब सवाल उठता है कि जब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है तो फिर इनके बीच में करंट भी होना चाहिए। फिर इनके बीच में करंट भी बोलो फिर, अगर एम्पियर्स लॉ करेक्ट है तो, है ना? तो उन्होंने बोला यस, इनके बीच में करंट भी है, इनके बीच में करंट भी है, लेकिन वो आपको दिखेगा नहीं। ठीक है? वो कंडक्टर के थ्रू फ्लो नहीं कर रहा, वो समथिंग लाइक वाईफाई है कि नहीं? है जो दिखेगा नहीं, वो क्या है? चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के कारण। और उन्होंने इसी करंट को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। क्या नाम दे दिया? क्या नाम दिया बाबू इसको? इसको नाम दिया उन्होंने डिस्प्लेसमेंट करंट, और रिप्रेजेंट किया इसको आई डी से, फुट में डी आई, डिस्प्लेसमेंट करंट। अब पूछा गया भाई इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये भी बस समझा तो दिया, समझ भी लिया, है ना? लेकिन हम लोग भी फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, बता भाई इसका कैलकुलेशन कैसे निकालोगे, है ना? लॉजी तो बता दे दिया फंडा, नहीं ना, नेचर ऑफ सिमेट्री। ठीक है भाई साहब, है ना? इसका बताओ कैलकुलेशन कैसे करोगे? तो उन्होंने बताया कैलकुलेशन भी करेंगे भाई साहब, कैलकुलेशन भी करेंगे। डिस्प्लेसमेंट करंट विल बी गिवन बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डी फाई ई बाई डी टी। उन्होंने बोला ये आप प्रश्न रहेगा, इससे प्रूव करो, आपका आंसर आएगा। इससे करो, आपका डिस्प्लेसमेंट करंट न्यूमेरिकली वैल्यू निकल के आएगा। और बोलो, और बोलो। ठीक है बाबू, क्लियर है? अब सवाल ये उठता है कि उन्होंने ये जो फंडा दिया, ये क्या सही है? ये भी तो चेक करना पड़ेगा, है कि ऐसे ही लिख दिया कुछ नहीं, है ना? तो कुछ भी नहीं लिखा, इसको प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? जरा यहां पर ध्यान दो बाबू सभी। ये एप्सिलॉन नॉट है डी फाई को मैं क्या लिख सकता हूं? ई इंटू ए लिख दूं, चलेगा? एनी प्रॉब्लम किसी को भी? किसी को दिक्कत है तो बोलेगा। ए कांस्टेंट, एरिया कांस्टेंट है, ए को बाहर कर दिया मैंने। ठीक है बाबू, डी बाई डी टी आ गया। ओके, और ई क्या होता है? ई क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द कैपेसिटर। आपने पढ़ा किसी टाइम पे अगर इसमें क्यू चार्ज है और एरिया ए है तो इसको हम सिग्मा बोलते हैं, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आपने रट रखा है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आता है। यस यस और नो? यस सर। बाबू वही बोल जिसको याद है। यस सर। हाँ, जिसको नहीं है वो तो शांति बैठो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ई क्या लिखेंगे बाबू? ई को लिखेंगे सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डी टी लिखेंगे, यस और नो? बाबू उतारो, क्या लिखेंगे इसको? इसको क्या करेंगे? सिग्मा लिखूंगा मैं, क्यू बाई ए लिख सकता हूं, यस और नो? यस और नो लिख सकता हूं? नहीं बाबू लिख सकता हूं, ये बताओ। और यहां से क्या हो गया? ए एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट, इसको बाहर ले लूं तो ये कैंसिल नहीं हो जाए, तो क्या निकल के आ गया? और ये क्या आ गया? आ गया डी क्यू बाई डी टी, जिसको तुम करंट बोलते हो, जिसको तुम डी क्यू बाई डी टी को तो करंट बोलो, तो आ गया ना रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आई डी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो चार्ज फ्लो कर रहा है और इसमें जो एक्यूमुलेट हो रहा है वही क्यू बाई डी टी है। तो ये डी क्यू बाई डी टी के बराबर ही आईडिया, दोनों बराबर आया है। क्योंकि मैं ये भी बोल सकता हूं कि पूरे लूप में बकायदा करंट फ्लो कर रहा है, इसलिए ओपन सर्किट की बात नहीं है ना? क्लोज सर्किट है, जितना करंट यहां पर है उतना ही करंट यहां पर भी फ्लो कर रहा है, जो फ्लो करना चाहिए, है ना?
So current is equal throughout the loop. Current is flowing equal throughout the loop, है ना. ID is equal to dq by dt. dq by dt को हम रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पे IC से. IC बोले तो कंडक्टर करंट, यानी जो वायर था ना, ये वायर चार्जिंग के लिए, इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है IC, उसी के बराबर मैग्नीट्यूड में आके ID. पूरे लूप में करंट बराबर है, लेकिन यहां तक तुम बोलोगे IC और प्लेट के बीच में बोलोगे ID और फिर यहां से यहां बोलोगे तो IC. बात समझ आ गया बाबू. तो जहां पर कंडक्टर करंट है वहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट नहीं है. जहां पर डिस्प्लेसमेंट करंट है वहां पर कंडक्टर करंट नहीं है. समझ में क्लियर है. दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है. यहां तक कंडक्टर करंट बोलेंगे, यहां पे डिस्प्लेसमेंट करंट. मैग्नीट्यूड दोनों की बराबर है ना. डिस्प्लेसमेंट करंट केवल कैपेसिटर के बीच में होगा एंड दिस हैपेंस ड्यू टू द चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स. किसी को दिक्कत है बाबू? एनीबॉडी? बराबर आ गया सर हाँ बोल दो बाबू. जो ये स्पेस है हम खाली बोल रहे थे उसको आईडी बोलेंगे. इसमें जो करंट फ्लो करेगा ना इसके बीच में, उसको हम Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे, आई बोलेंगे. और इसकी मैग्नीट्यूड वही होगी जो IC की होगी. ठीक है. ओके. हैं तो पहला लफड़ा तो खत्म हो गया भाई कि पूरे में करंट फ्लो नहीं कर रहा था, यहाँ पर ओपन होने की वजह से. ऐसी बात नहीं. करंट यहाँ भी उतना ही फ्लो कर रहा है जितना यहाँ पे कर रहा है. आपको भले थोड़ा देखने में दिक्कत आ रही, बट करंट यहाँ भी फ्लो कर रहा है. असल में इक्वल मैग्नीट्यूड, इसलिए पूरे सर्किट क्लोज्ड है और क्लोज्ड में करंट भी सेम है. तो पहला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया. अब दूसरा लफड़ा था, एम्पियर सर्किटल लॉ फेल हो रहा था, तो मैक्सवेल उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया. क्या कर दिया? मैक्सवेल ने उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया और उसको नाम दिया मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. लिखो बाबू, लिखो मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ. लिखो बाबू सभी लोग, मॉडिफाइड एम्पियर. ठीक है. या इसी को हम बोलेंगे, क्योंकि मॉडिफाइड किसने किया? मैक्सवेल ने किया, इसलिए उसका नाम भी जोड़ना चाहिए. तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ. क्या बोलेंगे? एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ. लिखो बाबू, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ. तो आपको पता है यहां पर जो आई थी लूप में, जो उनका जो तरीका था लिखने का, B.dl इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज. तो मैक्सवेल ने सजेस्ट किया कि बाबू तुम इसको ना ऐसे लिखा दो, IC प्लस ID लीजिए, बात ही खत्म है ना. ऐसे लिखने से सारा झंझट खत्म. क्यों? क्योंकि जब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड मिले तो तुम बोलना यहां पर कंडक्टर तो है, IC है ना, ID 0 है तो ठीक है, इसमें चलो, है ना. तो अगर यहां पर 1 पॉइंट पे अगर देखा जाए तो 1 पॉइंट पे क्या है? IC रहेगा, D 0 ले लेना. ठीक है. फिर बोलेगा यहां पर कैपेसिटर के बीच में, तो वहां पे बोल देना IC 0 है, इट्स ओके, ID तो है. तो उसके कारण हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड. तो यहां भी मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, यहां भी होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड. कोई प्रॉब्लम, दोनों जगह होना चाहिए और होता भी है ना. तो उन्होंने इस तरह से उस रूल को सही कर दिया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके. B.dl इज इक्वल टू नॉट इंटू IC प्लस ID कर दिया, काम क्लियर हो गया. बताओ बाबू, किसी को दिक्कत है अब तो यार? मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ और एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ. किसी को डाउट तो पहले पूछ लो बाबू. एनीबॉडी? किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं? चलो
हो गया बी डॉट डी एल, है ना, ठीक है। इसमें लिख लो बाबू, यहाँ पे लिख लो आई सी इज इक्वल है, आई सी इज इक्वल टू है, लिख लो आई सी को हम क्या बोलेंगे, लिखो बाबू, कंडक्शन करंट, आई सी को बोलेंगे कंडक्शन करंट, और आई डी बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। बात समझ आ गई, क्लियर है, क्लियर है बाबू सभी लोग को? बोला कंडक्शन करंट एंड डिस्प्लेसमेंट करंट, दोनों चीजें आपको आ गई है, दोनों चीजें आपको आई है। किसी को प्रॉब्लम है तो पूछा यहाँ पे, अच्छा सभी लोग अपने अपने घर में हैं, किसी को आना जाना तो नहीं है ना, कुछ पंगा हुआ है वहां पे, ठीक है बाबू, ध्यान रखना है, कोई नहीं जाएगा अभी, हाँ, सर। अपने अपने ग्रुप स्टडी कंबाइंड में रहेगा, ठीक है, इस समय कोई घर नहीं जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका डिस्प्लेसमेंट करंट, है ना, ये अभी आपको सिलेबस से हटा दिया गया है। Recording in progress.
क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? हम्म। चलो इसके बाद मुझे पढ़ने हैं, देखो कुछ क्वेश्चन करा दूं मैं। एक मिनट देख लेता हूँ क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसके बाद लिखो, ये तो हो गया तुम्हारा। अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखो मैक्सवेल्स इक्वेशंस। लिखो मैक्सवेल्स इक्वेशंस। क्या लिख रहे हो? मैक्सवेल इक्वेशंस। मैक्सवेल्स इक्वेशंस क्या होते हैं? मैक्सवेल इक्वेशंस मैं उसको बोलूंगा अभी जिस बेसिस, जिसको उन्होंने बेसिक माना और उसके बेसिस पे उन्होंने ईएमडब्ल्यू को फर्दर एक्सप्लेन किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसा होगा। ठीक है, इसलिए उन्होंने जो बेसिक लॉ को एक्सेप्ट किया उसको हम बोलेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशंस। ठीक, तो मैक्सवेल्स इक्वेशंस कौन कौन से माना उन्होंने? तो पहला लिखो, सबसे पहला लिखो गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। लिखो फर्स्ट, लिखो गॉस लॉ ऑफ, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, सॉरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। पहला क्या होता है बताओ गॉस लॉ बाबू? क्लोज इंटीग्रल या सरफेस इंटीग्रल E डॉट ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। पहला जो उन्होंने बेसिक माना वो इसको यूज किया, E ds इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। पहला इसको माना। ठीक है, दूसरा माना उन्होंने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। राइट डाउन, लिखो बाबू गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म लिखो। क्लियर है? लिख लिया? सेकंड क्या मैंने गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म में क्या बी डॉट डी इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि वहां पे चार्ज जैसा इलेक्ट्रिक पोल, पोल डिफरेंस मैग्नेटिक पोल हो ही नहीं सकता केवल नॉर्थ से केवल साउथ। जब भी होगा तो पेयर में होगा, नॉर्थ पोल इक्वल करके क्या होगा? जीरो हो जाता है। तो दिस विल बी ऑलवेज जीरो। बी डी एस इज इक्वल टू ऑलवेज जीरो। दिस कॉल्ड गॉस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म। ठीक है,
चलो इसके बाद लिखो बाबू, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। लिखो फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या होता है इंडक्शन? आपको पता है एमएफ क्या होता है? इसको मैं लिख सकता ना, ई डॉट डी एल, यस और नो? लिख सकता हूँ ई डॉट डी एल है, और इसको क्या लिखता हूं, माइनस डी फाइव बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। ठीक है, क्लियर है? और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो मैं लिख सकता हूं माइनस डी बाई डी ऑफ इंटीग्रल फ्लक्स लिखता हूं बी डॉट डी एस। तो तीसरा इक्वेशन था मैक्सवेल का, तीसरा इक्वेशन है ना। क्या लिखा इसको? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, क्लियर है सबको? एनी प्रॉब्लम? आगे डॉट डी एस है ना। एंड चौथा लिखो, फोर्थ लिखो बाबू, मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ और एम्पियर मैक्सवेल्स लॉ। लिख लो फोर्थ। क्या लिखेंगे? फोर्थ लिखेंगे हम लोग यहां पे, फोर्थ लिखेंगे हम लोग बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे यहाँ पे, म्यू नॉट इंटू आई नेट। अब आई नेट में क्या लेते हैं, आई सी पर आई डी, और इसको तुम ऐसे भी लिखते हो, आई डी क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाइव ई बाई डी टी, ऐसा लिखते हैं। ऐसा में क्लियर है? तो ये आपका चारों लॉ को मानते हुए इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को क्या किया, पूरा एक्सप्लेन किया। ठीक है सर, इंटीग्रेशन के साइन के नीचे सी का मतलब क्लोज पूरे लूप में क्लोज के अंदर पूरे इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है ना, क्लोज इंटीग्रल क्या बोलते हैं, क्लोज इंटीग्रल, पूरे लूप में इंटीग्रेट करना है आपको। ठीक है बाबू, क्लियर है? क्लियर हो गया? एनी प्रॉब्लम कभी? चलो, तो ये हमारा चारों रूल्स के हिसाब से मैक्सवेल ने इसको बेसिक मानते हुए इसी के आधार पे उन्होंने प्रूव किया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को फर्दर उन्होंने एक्सप्लेन किया।